नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा की। इस मुद्दे पर बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति के अभिभाषण और अंतरिम बजट में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंकड़ों, तथ्यों, योजनाओं और आर्थिक क्षेत्र में तेजी से हो रहे सुधारों के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था बताया था। लगातार 2 क्वार्टर में भारत की विकास दर 7.5% से अधिक रही है। इसलिए मुद्दा आपका में अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनूप वधावन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पूर्व सचिव हैं वाणिज्य विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अनूप जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर रजत कथुरिया जी से, जो शिव नादर विश्वविद्यालय से हैं। रजत जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत अनूप जी मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि बात चाहे राष्ट्रपति के अभिभाषण की हो, अंतरिम बजट की हो या वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट की हो, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पिछले 10 सालों में जिस प्रकार का सुधार हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आंकड़ों के आधार पर सरकार ने कई तस्वीर सामने देश के रखी हैं, दुनिया के सामने रखी हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। आप कैसे देखते हैं? नहीं, जैसा कि बजट स्पीच में कहा गया, ये जो इस वर्ष का बजट है वो एक तरह से पिछले 10 साल का जो क्रम रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में, जो मूलभूत आधारभूत परिवर्तन हुए हैं, वो 10 वर्षों के क्रम के एक अगली कड़ी बताया गया इस बजट को जी। और बजट से अपेक्षा इस बात थी कि निर्वाचन का वर्ष है तो बजट कुछ पॉपुलिस्ट होगा, लेकिन जो फोकस रहा वो कैपिटल स्पेंडिंग पे रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहा और दीर्घकालीन उद्देश्यों से जुड़ा रहा ये बजट। तो दैट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर पीपल। तो निश्चित रूप से पिछले 10 वर्षों में बहुत परिवर्तन हुए हमारे आर्थिक ढांचे में। इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फोकस रहा है जी। और कई इकोनॉमिक शॉक्स आए इस पीरियड में। कोविड आया, उससे पहले भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और विभिन्न प्रकार के 14-15 में भी एक शॉक आया चाइनीज इकोनॉमी को लेकर। तो आवर इकोनॉमी विथस्टूड ऑल दो शॉक्स वेरी वेल बिकॉज ऑफ ऑल दीज स्टेप्स। और जहां तक इस बजट का सवाल है, इसमें जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कैपिटल स्पेंडिंग 11 लाख करोड़ बढ़कर होने का प्रस्ताव है, प्लस गरीबों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर और किसानों पर फोकस है। सो इट फोकसेस बोथ ऑन promoting infrastructure, creating investment opportunities for the corporate world, and at the same time जो vulnerable sections हैं हमारे, गरीब हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान हैं, उन पर भी फोकस रिटेन हुआ है जी। और साथ के साथ फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में लाने का प्रयास किया गया है। 5.9% से घटा के 5.8% प्रस्तावित है। भविष्य का टारगेट 5.1% है। तो इन सब अगर दृष्टिकोणों से देखा जाए तो सराहनीय बजट है जी। और जी 10 वर्षों के क्रम में एक अगली कड़ी। जी बिल्कुल अनूप जी, तमाम और भी पहलू हैं, वो भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन डॉक्टर रजत, आपसे मेरा अगला सवाल है, क्योंकि अगले कुछ वर्षों में इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। और इसी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ये सरकार की तरफ से भी लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को कहते हैं कि जिस प्रकार से आर्थिक सुधारीकरण को गति मिली है, अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत दुनिया की तीसरी 3 देशों में शुमार होगा अर्थव्यवस्था के मामले में। इस लक्ष्य को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये मंजिल जो है ये हम तय तो करेंगे, ये तो हम पहुंचेंगे इस मंजिल पे। 5 ट्रिलियन हम बनेंगे 2030 में या उससे पहले बन सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि हम उससे पहले ही बन जाएंगे। और जैसे इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये भी होगा हमारी अर्थव्यवस्था। हम आप देखें, हम दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलस देश हैं। जी।
सबसे 1.4 बिलियन, हमने चाइना को ओवरटेक कर लिया है, तो हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो हमारी पर कैपिटा इनकम अगर कम भी हो, मतलब अभी तो $2,500 हो गई है और बढ़ेगी फ्यूचर में, अगर किसी भी चीज को आप 1.4 बिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं तो काफी एक बड़ा आपको आंकड़ा मिलेगा। तो हम ग्रो तो करेंगे ही, 5 ट्रिलियन, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और मुझे लगता है पीपीपी, अगर एक जो अर्थशास्त्री कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, अभी हम जो डॉलर में अपनी इकोनॉमी की मतलब वो कैलकुलेट करते हैं, वो हम मार्केट एक्सचेंज रेट देते हैं, जी और मार्केट एक्सचेंज रेट कभी करीब 80 रुपए तक जा चुका है डॉलर। और पीपीपी का रेट देखें तो अगर आप 20 भी लगा लें, 20-25 भी लगा लें, तो उसको अगर आप रुपीस को 20 या 25 ना कि 80 से डिवाइड करें, तो हम ऑलरेडी दुनिया की हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन पीपीपी टर्म्स वैसे ही बन चुके हैं। जी मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं मनोज जी, इसलिए कह रहा हूं कि हमें इससे संतुष्ट नहीं करना चाहिए। ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हम कह रहे हैं, या $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी, या $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स, ये जो सब आंकड़े हैं ये बहुत अच्छे हैं, दीज जी आर गुड एस्पिरेशंस, बट इन पे हमें संतुष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें क्वालिटी ऑफ ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो वक्त आ गया है कि हम ग्रो करेंगे 7%, 7.25% या 8%, 10%, ये हमारा ग्रोथ अब रहेगा, क्योंकि दुनिया में अब बहुत कम ग्रोथ सेंटर्स रह गए हैं। चाइना अब इस रेट पे ग्रो नहीं कर पाएगा, अब हिंदुस्तान की बारी है, हम ग्रो करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमें उन 800 मिलियन पीपल जो किस तरह इन सम वे और द अदर उनको एड दिया जा रहा है, या ग्रांट्स या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जा रहा है, या एम नरेगा में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फूड सब्सिडाइज फूड दिया जा रहा है, हम उन लोगों पे हमें फोकस करना चाहिए। इसीलिए जो सरकार की ये स्किलिंग की स्कीम है, एजुकेशन की स्कीम है, ये ज्ञान जो निर्मला जी ने बोला था बजट में, ये सबसे मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से, क्योंकि हमें अब इसको जो हमें बेनिफिट्स आए हैं ग्रोथ के और लार्ज इकोनॉमी के, बड़ी इकोनॉमी के, इसको हमें इकोनॉमिस्ट के माध्यम, जैसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ट्रिकल डाउन होना जरूरी है, ये नीचे जाना बहुत जरूरी है। कुछ हद तक हुआ है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में ग्रोथ हुआ है, लेकिन रूरल इंडिया में जो इन्फ्लेशन है, जो अभी जो ग्रोथ रेट कम हुआ है एग्रीकल्चर का, उसे हमें दोबारा बढ़ाना है। अगर एग्रीकल्चर ग्रो नहीं करेगा तो हिंदुस्तान ग्रो नहीं करेगा, अगर रूरल इंडिया ग्रो नहीं करेगा तो बाकी देश ग्रो नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं जो बजट में जो फोकस किया है, ये बहुत, जैसे अनूप जी कह रहे थे, ये फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल है। इट इज अ नेसेसिटी, ये नहीं हम कह सकते आप अब हम इसको 2-3 महीने बाद देखेंगे या 2-3 साल बाद देखेंगे, हमें इसे अभी ही देखना चाहिए। तो ये सरकार की तरफ से इस बजट में जो दृष्टिकोण है वो मेरे हिसाब से ठीक है। हमें क्वालिटी ऑफ ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और क्वालिटी के मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्वालिटी इंक्लूड्स नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन, बट क्वालिटी ऑल्सो इंप्लाइज कि आपको अपनी सस्टेनेबिलिटी पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज वगैरह, इस पे सब पे ध्यान देना चलेगा। तो हमें अब, आई एम नॉट सेइंग वी शुड डिफोकस ऑन द नंबर्स, वी शुड फोकस ऑन द नंबर्स, बट हमें क्वालिटी पे भी अब ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर रजत, जैसे आपने बताया क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियां भी सामने हैं, लेकिन अगर डॉक्टर अनूप, मैं आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि वित्त मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि 2023-24 लगातार तीसरा वर्ष है जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7% से ज़्यादा की ग्रोथ दर्ज करी है, जबकि वैश्विक अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो वो 3% के आसपास ही देखने को उसकी ग्रोथ मिलती है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, जबकि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध है, जिस तरह आपूर्ति चेन की श्रृंखला जो है वो प्रभावित हुई है, उसने भी देश के सामने चुनौती खड़ी की। अर्थव्यवस्था के लिहाज से कोविड संक्रमण आया, उसने भी चुनौती खड़ी की, उसके बावजूद भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है आर्थिक क्षेत्र में। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? नहीं, निश्चित रूप से जैसा कि मैंने कहा, कई चुनौतियां आई हैं हमारी अर्थव्यवस्था के सामने। कोविड, यूक्रेन वॉर, सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, इन्फ्लेशन बढ़ी। उन चुनौतियों को एक तरह से अच्छी तरह से भारतीय इकोनॉमी ने, अर्थव्यवस्था ने फेस किया। हमारा कोविड के टाइम
जीडीपी काफी ज्यादा प्लंज किया, -7-8% ग्रोथ, उसका थोड़ा बेस इफेक्ट का भी लाभ मिला है। तो जो कोविड के बाद अच्छे ग्रोथ रेट मिल रहे हैं, उसमें थोड़ा सा बेस इफेक्ट सम्मिलित है। लेकिन हम, जैसा कि अभी रजत जी ने कहा, हमारी पर कैपिटा इनकम अभी भी लो है, डिस्ट्रीब्यूशन इशू है। 800 बिलियन पीपल आर in effect living in economic circumstances even worse than what a per capita income of $2,400 would reflect, क्योंकि distribution issue compounds the fact कि per capita income इकोनॉमी में कम है और डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इवन नहीं है। तो ये क्वालिटेटिव डायमेंशंस पे हमको फोकस करना जरूरी है। जहां तक ग्रोथ इज कंसर्न्ड, बिकॉज आवर पर कैपिटा इनकम इज लो, देयर इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, बहुत हाई है जी। मतलब एक तरह से इट्स अ रिच फील्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट शुड गिव यू वेरी वेरी गुड रिटर्न्स। जैसे कोई बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, उसमें बीज फेंक दो तो उसमें से अच्छी फसल निकलनी ही है। तो इतनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं एट अ लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, सम बेसिक ग्रोथ तो हम नेसेसरली अचीव करेंगे। Even in the worst of times, 5-6%, unless there's a major shock like COVID or Ukraine, 5-6% growth तो कहीं नहीं गई। जी। उस लिहाज से 7% is good, but then we need to sustain 7-10% for 30-40 years। अब चाइना की हिस्ट्री ले लो, 78-80 में वो हमारे लेवल पे थे। There many ways their economy was far behind ours. But then from 1980 onward, they grew at 10% per annum for 30-40 years. तो ये जो 7% growth आ रही है, इसको थोड़ा बढ़ाना है। We should ideally achieve 9-10% every year and do it for 30-40 years. Then your per capita income जो भी 2400 पे है, वो हर 7 साल में डबल होगी and we will reach a high middle level economy status. तो वो क्वालिटेटिव डायमेंशन बहुत जरूरी है। हमारी जो भी बजट में एम्फोसिस है, प्राथमिकताएं हैं, वो बहुत अच्छी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, वीकर सेक्शन पर फोकस की, लेकिन वो प्राथमिकताएं हैं, दे मस्ट रिजल्ट इन आउटकम्स। और आउटकम क्या चाहिए हमको कि प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंप्रूव हो। इंफ्रास्ट्रक्चर इज एम्ड एट प्रमोटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। उसमें अभी भी थोड़ा सी मतलब कमी है। इट हैज बीन फॉलिंग, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो पिछले कई वर्षों में गिर रहा है। वो आउटकम चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से, कैपिटल फोकस्ड इन्वेस्टमेंट से, दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुड पिक अप। दैट इज वन एरिया वी मस्ट फोकस ऑन। सो जैसे कि रजत जी, क्वालिटेटिव डायमेंशन इज इंपॉर्टेंट कि हमारा ये ग्रोथ रेट सस्टेन हो, इसकी क्वालिटी हाई हो बेस्ड ऑन growing private investment, and it should create high value addition jobs which will lead to growth with equity। जो 800 मिलियन लोग हैं जिनको अभी सरकार से काफी सुविधाएं मिल रही हैं, they should become economically self-reliant and prosperous। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर रजत जी, अगर मैं बीते 10 सालों की बात करूं तो क्या पब्लिक सेक्टर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा है? दूसरा मेरा एक पहलू और है कि फाइनेंशियल सेक्टर क्या मजबूत हुआ है, और गैर फूड क्रेडिट ग्रोथ जो है उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है? ये तीनों सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं फाइनेंस की दृष्टि से, इकोनॉमिक्स की दृष्टि से। आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी की दृष्टिकोण से। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है, पब्लिक सेक्टर जो है, ये हमने 47 में बनाया था क्योंकि उस समय जरूरत थी, दरकार थी इसकी, और बनाया गया था। और इसमें क्या हुआ था पब्लिक सेक्टर में कि ये एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी बन गया था हिंदुस्तान के लिए। लेकिन अभी हमें देखना चाहिए कि अब पब्लिक सेक्टर की जरूरत है और किन क्षेत्रों में जरूरत है। अभी पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट या पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है जी, वो इसलिए हो रहा है इतनी हेवी हाई अमाउंट में, इसलिए हो रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अब मतलब वो जो एनिमल स्पिरिट्स हैं वो रिवाइव नहीं हो पा रही हैं। रिमेंबर, जो हमारे 2004 से लेके हमने जो ग्रोथ किया था, दैट वाज बिकॉज ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जैसे अनूप जी भी कह रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की इफिशिएंसी ज्यादा होती है और पब्लिक सेक्टर की इफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट की वो थोड़ी कम होती है। तो अभी ये पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो बढ़ोतरी हुई है, इसका एक पॉजिटिव साइड भी है और एक नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है
कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, और ये बहुत ही जरूरी है। रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स वगैरह सब बहुत ही अच्छे हो गए हैं हमारे अब हिंदुस्तान में, और इनको और भी करने की जरूरत है। तो ये पॉजिटिव साइड है। और नेगेटिव साइड ये है कि पब्लिक सेक्टर या पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारी ग्रोथ जो है 4 चीजों से होती है, एक तो कंजम्पशन से, इन्वेस्टमेंट से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, और एक्सपोर्ट से। तो अगर ये जो 4 चीजें हैं, इनमें 2 तो चलनी चाहिए। कंजम्पशन हमारा कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ज्यादा महत्वपूर्ण देना चाहिए। सरकार को सोशल सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन, और जहां प्राइवेट सेक्टर नहीं जाए, रोड्स या एयरपोर्ट्स, या ये भी पीपीपी में बन सकते हैं। और यही जो मार्ग है, यही निर्मला जी ने हमें बजट में यही मार्ग दिखाया है कि गवर्नमेंट विल स्टेप इन when the private sector is not responding. Once the private sector responds, the government will take a back seat. तो मैं पिछले 10 सालों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट का ये मेरा विश्लेषण है। और बैंक्स भी मजबूत हुए हैं पिछले 10 सालों में, बैंक्स भी मजबूत हुए हैं। जैसे व्हाइट पेपर में भी कहा गया है कि पहले बैंक्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी वीक था, लोन्स बिना किसी उसके दिए जाते थे। और एक बात और हुई है, मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, एक बात और हुई है कि बैंक्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लेंड कर रहे थे, अब बैंक्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने देखा है कि उनके एनपीए बहुत बढ़ जाते हैं। अगर बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग इज फॉर 30 इयर्स, 25 साल 30 साल की लेंडिंग। और बैंक्स आजकल कंज्यूमर लोन ज्यादा कर रहे हैं। किसी को आपने कार का लोन दे दिया, किसी को आपने टेलीविजन का लोन दे दिया, मोबाइल फोन लेने का लोन दे, इसमें उनका मुनाफा भी ज्यादा है। और बैंक्स तो वो जो कासा कहते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट से पैसा काफी लो रेट्स पे ले लेते हैं, और वो कंजम्पशन लोन्स दे दे तो उनका फायदा ज्यादा है। प्रायोरिटी सेक्टर लेन देन है उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, वो जो बैंक्स का जो एक्सपोजर है वो कम हुआ है। और मुझे लगता है इसको हमें थोड़ा हिंदुस्तान में थोड़ा पॉलिसी डिबेट थोड़ा करना चाहिए। डू वी नीड डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक्स? ये पिछले 3-4 साल में ये मुद्दा भी उठा क्या कि डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक्स हमें वापस लाने चाहिए, जो हमारे 70-80 के दशक में होते थे। ये आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, वो आईएफसीआई, ये हमारे उस टाइम 70-80 में बने थे, ओनली फॉर डेवलपमेंट फाइनेंस, नॉट फॉर, दे वर नॉट बैंक्स, दे वर फॉर डेवलपमेंट। तो ये मुद्दा उठा था, और हमें, मुझे लगता है कि ये डिबेट दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए जो हमें पैसा चाहिए, जो हमें रिसोर्सेज चाहिए, वो बैंक से आएंगी, वो कैपिटल मार्केट से आएंगी, वो पेंशन फंड से आएंगी, वो कहां से आएंगी? ये पॉलिसी डिबेट हमें बहुत जरूरी है। लेकिन ये पिछले 10 सालों में कह सकता हूं कि बैंक्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपोजर है वो कम हुआ है, और जो एनपीएस हैं वो कम हुए हैं, और फाइनेंशियल सेक्टर किसी हद तक थोड़ा ज्यादा रेजिलियंट हो गया है पिछले 10 सालों में। अरे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर फाइनेंशियल सेक्टर रेजिलियंट हो, अगर सुपरवाइजरी रोल जो आरबीआई का है और जो सेबी का है, सुपरवाइजरी रोल, वो ज्यादा अच्छा हो, तो इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। ये होना ही चाहिए। अगर फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत नहीं होगा तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, और ये पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ है। आप देखिए बैंक, ये जो पिछले दिनों हाल ही में जो हुआ है, पेटीएम पे सरकार ने, आरबीआई ने पाबंदी लगाई है कि वो अब कोई और डिपॉजिट नहीं ले पाएंगे। अब हमें ये अभी क्लैरिटी नहीं है, बट दिस इज ए प्रिएम्प्टिव, जिसको कहते हैं, ये थोड़ा प्रिएम्प्टिव आरबीआई ने किया है। उन्होंने लगा कुछ वार्निंग सिग्नल्स हुए होंगे, अभी तक ये उन्होंने हमें बताया नहीं है कि किस लिए किया है इन्होंने, बट ये किया है, और मुझे लगता है ये कॉशनरी है, और ये अच्छी बात है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ द रेगुलेटर is now regulating the financial market with the eye to maintain financial stability. अगर financial stability होगी तो हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा। तो मुझे लगता है कि ये दो चीजें जो हैं, they are related, both investment and financial markets, they are related, और थोड़ा ज्यादा ठोस रेगुलेटरी ढांचा क्रिएट हो पाया है पिछले 10 सालों में। जी बिल्कुल, एक बड़ा बदलाव तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से पिछले 10 सालों में देखने को मिला है। लेकिन अगर मैं बात अर्थव्यवस्था की कर रहा हूं, तो देश की आर्थिक स्थिति की क्या दशा और दिशा है, और उसका आम आदमी को कैसे फायदा हो रहा है,
कितना मजबूत हो रहा है आर्थिक दृष्टि से, एक बहुत बड़ा पहलू है ये भी। नीति आयोग के अनुसार डॉक्टर अनूप जी, पिछले 10 सालों में, बीते 10 सालों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या उसका लाभ देश के आम आदमी को, जो गरीब है, उसे मिल रहा है? और ये आंकड़े बता रहे हैं कि 25 करोड़ लोग देश के गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। आप कैसे देखते हैं इस स्थिति को? जो गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हैं, उन्होंने काफी रास्ता तय किया है। हमारी जो गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या थी, इन परसेंटेज टर्म्स वो गिरी है, और पिछले 10 वर्षों में निश्चित रूप से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे होंगे। लेकिन अभी पोस्ट कोविड थोड़ा सा दोबारा जोड़ लगा है। सम पीपल हु हैड ग्रेजुएटेड आउट ऑफ पॉवर्टी, वो कोविड की वजह से कुछ लैप्स बैक किए हैं इनटू पॉवर्टी। सो हमको उस चीज को ध्यानपूर्वक देखना है। लेकिन अब जैसे ग्रोथ रेट्स वापस आ रहे हैं टू नॉर्मल, देन आई सपोज वो लोग पुनः गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाएंगे। और ये मेन चीज है कि जो 10 वर्षों के ये कार्यक्रम रहे हैं, प्राथमिकताएं रही हैं, जो स्ट्रक्चरल चेंज इकोनॉमी में लाया गया है, नाउ इट शुड पे ऑफ। और वो क्वालिटेटिव इश्यूज पर अगर हम फोकस करेंगे तो ये जितने भी कदम उठाए गए, दे विल पे ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्टेडी ग्रोथ रेट, in terms of steady creation of jobs. As Rajat is saying, financial sector has to play a key role in financing investment and creating these jobs. So poverty का outlook भी positive है. We can be hopeful that all these structural changes and all these efforts on infrastructure and capital investment, and the hope that private sector will pick up, private investment will pick up, should pave the way for a positive outlook on poverty. और ये जो qualitative dimension है, to build on this infrastructure which has been created, that qualitative dimension I think we must focus on at this time. जी। But अभी भी वो poverty related focus बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज भी 800 मिलियन लोग are getting subsidized food grains and getting support through various governmental subsidies, whether NREGA or other programs. So the situation remains somewhat of concern, although much progress has been made. और उम्मीद है कि अब जो भी capacity create हुई है इन 10 वर्षों में, that capacity will get translated into outcomes which sort of put this problem of poverty behind us for all times to come. जी, that's the hope. जी बिल्कुल। अगर बीते 10 सालों की मैं बात करूं, बजट की बात अगर की जाए, तो केंद्र सरकार का, भारत सरकार का, मोदी सरकार का जो फोकस रहा है, वो गांव, गरीब, किसान की आर्थिक उन्नति कैसे हो, गरीबी कैसे दूर हो, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी को कैसे मिले, इस पे फोकस रहा है। लेकिन अगर बात की जाए आर्थिक सुधारों की, तो डॉक्टर रजत, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस बात को, क्योंकि अगर हम देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो आर्थिक सुधारों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं और इसके आने वाले समय में क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे? तो जैसे कि निर्मला जी ने कहा, बजट में हमारी उम्मीदें हैं कि हिंदुस्तान 2047 में, जब हमारे 100 साल खत्म होंगे इंडिपेंडेंस के, 2047 में हम एक विकसित देश बन जाए। जी। ये हमारा एस्पिरेशन है, और आई होप कि हमारा ये हम सफल होते हैं, इसमें हम इस पे खरे उतरते हैं। विकसित का मतलब क्या है, ये जो आपने सवाल पूछा है, आपने घूम के यही सवाल पूछा है कि ये विकसित का मतलब क्या है। विकसित का मतलब ये है कि सब लोग जो हैं, पूरी कंट्री जो है, सारे सब लोग जो अभी जो पॉवर्टी लाइन या गरीब लोग हैं, जो महिलाएं हैं जिनके नौकरी नहीं है, ये सब लोग एक इनको लेवल ऑफ लिविंग जो है एक ऊंचा हो जाए, इनका दर्जा बढ़ जाए। इट्स नॉट जस्ट कि हमारी पर कैपिटा इनकम $50,000 हो जाए, जैसे यूके की है, जापान की है, $40,000 हो जाए। मतलब ये सिर्फ एक पैरामीटर है। बाकी और पैरामीटर भी ये हैं कि सब लोगों की खुशहाली है कि नहीं है, स्कूल जाते हैं बच्चे, लड़कियां स्कूल जा रही हैं,
रहने को घर है, टॉयलेट है घर में कि नहीं, ये सब चीजें जो हैं, जैसे मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी भी अभी जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये सब उसमें भी हैं। तो मुझे लगता है हम विकसित 8, 9, 10% से पूरी तरह विकसित नहीं हो जाएंगे, मतलब इन द सेंस कि एक लेवल विकसित हो जाएगा अगर हम 10% ग्रोथ करते रहें, बट 10% ग्रोथ विद डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करेंगे और विद सस्टेनेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, तब हम विकसित हो सकते हैं। तो हम विकसित का जो मैं सोचता हूं डेफिनेशन होगा दैट ओवरऑल वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल इन इंडिया will have improved, people will have been empowered through education, skills भी होंगे, एजुकेशन भी होगी, पढ़ाई लिखाई भी होगी। कुछ लोग आइंस्टाइन बन जाएंगे, कुछ लोग बहुत अच्छे, जैसे अभी भी हो रहा है, कुछ लोग बाहर जाके सीईओज बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के, ग्लोबल कंपनीज के एंड ग्लोबली द मोस्ट पावरफुल कंपनीज के। वो तो होगा ही हिंदुस्तान में, क्योंकि 1.4 बिलियन पीपल हैं। तो आपकी एक्सीलेंस जो है इवन 1% निकल जाए तो बहुत होती है। लेकिन विकसित होने का मेरे हिसाब से मतलब यह है कि ओवरऑल अर्थव्यवस्था जो है इंप्रूव करे, और ये एक माध्यम है ग्रो करें, ये तो है। बट ग्रोथ, जैसे मैं आपको कह रहा हूं शुरू से प्रोग्राम में, अनूप जी भी कह रहे हैं, ग्रोथ इज अ नेसेसरी कंडीशन, वो जरूरी है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, वो पूरा नहीं है। सर आर्थिक सुधारों की अगर मैंने बात की है तो उसमें जीएसटी जैसा एक बड़ा आर्थिक सुधार हमें देखने को मिला। बहुत विकसित भारत के लिए इस तरह के सुधार जरूरी हैं। जी बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और ये सुधार जो हैं ये हो ही जा रहे हैं। जैसे हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जीएसटी वाज लाइक साइनिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इन द कंट्री। हम तो सब कॉन्टिनेंट साइज कंट्री हैं, और हमारी स्टेट जो 28-29 स्टेट्स हैं उनमें गुड्स का मूवमेंट इतना मुश्किल होता था। तो जीएसटी का होना मतलब एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया हमारे देश में, बहुत ही जरूरी था। और जैसे अनूप जी कह रहे थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी सुधार होना पड़ेगा। हमें कंपनी स्टार्ट करने में 30 दिन क्यों लगते हैं? हमें टैक्स पे करने में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? हमें टैक्स में अपीलेट ट्राइब्यूनल क्यों जाना पड़ता है? निर्मला जी ने बोला कि 1960 से हमारे कुछ केसेस पड़े हुए हैं, हमारी जुडिशरी में पेंडेंसी बहुत है। ये सब चीजें जो हैं, ये मतलब अगर हम विकसित होंगे तो ये सब, इन चीजों में भी सुधार होना पड़ेगा। हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है बिजनेस का, वो कम होना पड़ेगा। टैक्स देने का जो है वो कम, मतलब उसमें कम समय लगना चाहिए। तो जैसे आप कह रहे हैं जीएसटी, तो ये जो सेकंड या थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट के रिफॉर्म्स हैं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स हैं, पेइंग टैक्सेस के रिफॉर्म्स हैं, लेबर लॉ के रिफॉर्म्स हैं, ये सब होने बहुत जरूरी हैं। और ये सरकार को पता है और ये सरकार धीरे धीरे कर रही है। और एक बात जो अनूप जी ने कही, बहुत अच्छी कही थी, कि ये तो इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन ईयर में सोचा था कि वो पॉपुलिज्म होगा, लेकिन मैं कहता हूं सरकार को ये सराहना करनी पड़ेगी सरकार की, कि उन्होंने दे डिड नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप, और वो इकोनॉमी को एक स्टेबल पाथ पे लेके जाना चाहते हैं। और जो आप सारे रिफॉर्म जो कह रहे हैं, ये साथ में अब जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो इसको बरकरार रखेंगे। लेकिन अभी हमारे को काफी सफर तय कर रहे हैं। जैसे इकबाल ने कहा था, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं मनोज जी, लेकिन हम वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बिल्कुल बिल्कुल, चुनौतियां पहले भी थी। बीते अगर 10 सालों की बात करूं तो कई चुनौतियों का सामना देश ने किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आई, कोविड जैसा संक्रमण आया, लेकिन उसके बावजूद देश की अर्थव्यवस्था ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर मजबूत प्रदर्शन किया है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तीव्र गति से अग्रसर है। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।